सन 1985 में यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक ऐसा क्राइम हुआ था कि पुलिस वालों को सामने सब कुछ दिख रहा था, लेकिन वो कुछ भी प्रूव नहीं कर पा रहे थे। बहुत बहुत मुश्किलों के बाद जब वो फाइनली केस पुलिस के सामने आ गया, लेकिन फिर भी यहाँ पुलिस वालों के हाथ लगभग खाली ही थे। सब कुछ बताऊंगा आपको इस केस के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। सो इस केस को समझने के लिए हमें इंग्लैंड के एसेक्स नाम के एक शहर के अंदर जाना पड़ेगा और दिन था 6 अगस्त 1985 का। अब यहाँ दिन तो क्या कहूँ, रात ही हो चुकी थी। अगली रात, वो भी रात के 3:30 बजे हुए थे जब वहां की लोकल पुलिस के पास एक कॉल आई और जैसे उन्होंने कॉल उठाया, सामने यहाँ पर कॉल करने वाले ने अपने आप को जेरेमी बाम्बा बताया और उस जेरेमी ने पुलिस वालों से कहा कि मैं अभी अभी मेरे पिता से बात कर रहा था फोन के ऊपर इतनी रात को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। असल में यहाँ जेरेमी के पिता जेरेमी को बता रहे थे कि उनकी बेटी यानी कि जेरेमी की सिस्टर जिसका नाम शीला था, वो बहुत ज्यादा पागल हो चुकी है और वो पूरे घर के अंदर यहाँ हाथ में बंदूक लेकर सभी के पीछे 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 भाग रही है। और यहाँ तक कि जेरेमी ने फोन पर रहते हुए ही कुछ गोलियां चलने की आवाज भी सुनी थी और जैसे ही वो गोलियां चलने की आवाज सुनी, उसके बाद उसके पिता के साथ चल रहा वो फोन अपने आप कट गया और उसके बाद उसे बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी। और इसी टेंशन को लेकर रात के 3:30 बजे जेरेमी ने पुलिस वालों को फोन किया था कि एक बार आप हमारे घर के पास जाकर देखिए, हमारे घर में जाकर देखिए कि आखिर चल क्या रहा है, मैं भी आपको वहीं पर मिलता हूं। पुलिस अब इस घर के बाहर से जांच कर ही रही थी, इधर उधर देख रही थी कि आखिर कहीं से इस घर के अंदर जाने का रास्ता मिल जाए, क्योंकि रात बहुत ज्यादा थी, सारे दरवाजे बंद थे, हर जगह से दरवाजों को खिड़कियों को खटखटा कर देख लिया गया, लेकिन कोई भी खुल ही नहीं रहा था। लेकिन सिर्फ एक खिड़की की बजाय जो कि ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद थी, और वो खिड़की अपने आप पहले से ही खुली हुई थी। और जैसे ही पुलिस वालों ने देखा, वो सारे उस खिड़की से होते हुए उस घर के अंदर प्रवेश करे और जैसे ही अंदर का नजारा उन्होंने देखा, उनका दिमाग दहल गया, क्योंकि यहाँ अंदर हर जगह सिर्फ खून ही खून था। ना सिर्फ यहाँ पर जेरेमी के पिता, बल्कि इस घर में मौजूद हर एक व्यक्ति मृत पड़ा हुआ था, लहूलुहान। जैसे ही पुलिस इस खिड़की से अंदर घुसी थी, उनको सबसे पहले यहाँ लिविंग हॉल में नेवल बाम्बा नाम के उस व्यक्ति की लाश मिली जो कि इस परिवार का मुखिया था, यानी कि जेरेमी का पिता। सबसे पहले उनको जाकर संभाला गया। उनको यहाँ पर 8 गोलियां लगी थी और 8 में से 6 सीधा सीधा यहाँ फेस के ऊपर लगी हुई थी। लेकिन जैसे उनके बाकी के शरीर को चेक किया गया तो साफ साफ यहाँ पर पुलिस वालों को पता लग रहा था कि यही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने घर में अपने आप को बचाने के लिए लड़ाई करी हो किलर के साथ, क्योंकि यहाँ उनके शरीर के ऊपर चोटों के भी निशान थे, डिफेंसिव वुंड्स भी थे। इस लाश को संभालने के बाद, नीचे वाले सारे कमरे देखने के बाद, पुलिस वालों की टीम ऊपर की तरफ जाने लगी। सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जा रही थी, क्योंकि ऊपर से बहुत सारा खून रिस कर नीचे की तरफ आ रहा था। और जैसे ही पुलिस वाले ऊपर की तरफ पहुंचे और उन्होंने बरामदे के अंदर पैर रखा, उनके सामने एक और लाश पड़ी हुई थी। और अब की बार ये लाश किसी और की नहीं बल्कि 61 साल की जून मांबा की ही थी, यानी कि नेवल की पत्नी और जेरेमी की मां। जून की लाश को संभालते ही पुलिस वाले समझ गए कि यहाँ जून को बहुत क्लोज रेंज से मारा गया है, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही गोली लगी थी और वो सीधा गले को चीरती हुई आर पार हो चुकी थी और इसी एक गोली ने यहाँ जून को निपटा भी दिया था। इसके बाद जब पुलिस वाले साइड में ही मौजूद एक कमरे के अंदर गए, जिसके अंदर यहाँ 2 छोटे छोटे बच्चे सोए हुए थे और उन दोनों की ही उम्र 6 और 5 साल की थी। और जब उनको जाकर देखा तो ये दोनों भी मृत पड़े हुए थे, बेचारे नींद में ही। और दोनों जो लाशें अभी तक मिली थी वो अपने बेड पर नहीं थी, लेकिन ये दोनों बच्चे तो अभी तक अपने बेड पर ही थे और इनको बेड पर सोते सोते ही यहाँ गोली मार दी गई, इनकी जान ले ली गई। और इसके बराबर वाले कमरे में ही शीला कैफेल नाम की एक लड़की की भी लाश पड़ी हुई थी। और जैसे ही पुलिस वालों ने उसको देखा तो पुलिस वाले बहुत ज्यादा हैरान, क्योंकि वो जो अभी 2 बच्चों की लाश मिली थी वो दोनों बच्चे इसी शीला के ही थे। और इसकी शीला की वैसे तो शादी कर दी गई थी, लेकिन वो शादी अब चल नहीं रही थी और उसी से परेशान होकर शीला वापस अपने मायके में आकर रहने लगी थी अपने दोनों बच्चों के साथ। अब जैसे ही यहाँ पुलिस ने शीला की लाश को देखा, पुलिस वाले बिल्कुल हैरान हो गए, क्योंकि यहाँ शीला की लाश उस कमरे के अंदर नीचे फर्श के ऊपर पड़ी थी और उसके हाथ में राइफल भी मौजूद थी। यहाँ कोई भी देखकर बता सकता था कि शीला ने सबसे पहले पूरे परिवार का मर्डर किया और उसके बाद अपने कमरे में आकर खुद को ही यहाँ राइफल से गोली मार ली, और गोली भी एक नहीं बल्कि 2 बार। जी हाँ, उसके गले के ऊपर 2 गोलियां लगने के निशान थे और उसके हाथ में राइफल अभी भी पड़ी हुई थी। तो अभी तक पुलिस वालों को यहाँ 5 लाशें मिल चुकी थी और 5 लाशों को देखते ही ये केस पुलिस वालों के लिए ओपन एंड शट का लग रहा था, क्योंकि ये पुलिस वालों के लिए और कुछ नहीं बल्कि एक मर्डर सुसाइड ही था। सबसे पहले यहाँ शीला ने अपने पूरे परिवार को निपटाया और बाद में अपने कमरे में आकर अपने आप को भी 2
गोलियां मार ली, केस ओपन किया, फाइल बनाई, केस बंद किया और फाइल को साइड में रख दिया। लेकिन नहीं, इस घर का एक और भी तो सदस्य था, जेरेमी बाम्बा, जिसने यहाँ पुलिस वालों को फोन किया था कि उसकी बहन यानी कि शीला ने सभी को निपटा दिया है और वो अपने हाथ में गन लेकर घर में घूम रही है। वो यहाँ उस टाइम पर घर के बाहर खड़ा हुआ था, पूरी रात वो घर के बाहर खड़ा रहा, रोता रहा, उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे क्योंकि अभी अभी उसका पूरा परिवार निपट चुका था, जिसको वो सारा दिन देखता है, जिसके साथ वो सारा दिन रहता था, लेकिन वो एकदम से ही खत्म हो चुका था। वो अकेला इस घर में अब जिंदा बचा हुआ था। पुलिस वाले उसे बार बार शांत करवा रहे थे, उसको विस्की वगैरह दे रहे थे। वहां के पुलिस वालों का ये बहुत कमाल का तरीका होता है किसी को शांत करवाने का। किसी को किसी की याद सता रही है तो उसको सीधा ले जाकर विस्की वगैरह दे देते हैं, आराम से बैठकर पी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी पुलिस वाले ऐसा ही कर रहे थे, बार बार यहाँ पर जेरेमी को दारू ही पिलाए जा रहे थे। खैर यहाँ अगली सुबह हो चुकी थी और अब यहाँ फोरेंसिक्स वालों ने इन 5 लाशों के पोस्टमार्टम किए और पोस्टमार्टम करने के बाद ये 5 की लाशें सीधा जेरेमी बाम्बा को सौंप दी। और यहाँ जेरेमी ने घर के बाहर ही इन 5 का अंतिम दर्शन के लिए भी इनको रखा और बाद में ले जाकर इनको कब्रिस्तान में दफना भी दिया। इनका अंतिम संस्कार किया जा चुका था। लेकिन जिस एरिया में मांबा फैमिली रहा करती थी वो एरिया ऐसा था, बहुत छोटा था, जिसके अंदर बहुत कम लोग रहा करते थे, लेकिन जो रहा करते थे वो सारे के सारे इस परिवार को जानते थे। और जब उनसे पुलिस वालों ने पूछा तो सबने कहा कि बहुत ही नाइस फैमिली थी, हमेशा सबसे हंसकर मिलना, सबकी मदद करने के लिए आगे रहना, कभी किसी ने इस फैमिली में दिक्कत पैदा नहीं करी थी। लेकिन यहाँ हम तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि इस घर की बेटी यानी कि शीला ने सबको निपटा दिया और खुद ने भी अंत में आकर सुसाइड कर लिया। ये तो बिल्कुल भी मानने वाली बात ही नहीं है। तब पुलिस वालों ने यहाँ शीला की जिंदगी को अंदर से देखना शुरू किया कि आखिर ये शीला क्या भसड़ थी, क्या इसके जिंदगी में चल रहा था और क्यों इसने कांड बैठा दिया। तब पुलिस वालों को पता चला कि ये तो असल में स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित हो चुकी थी, थोड़ी बहुत मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी। इसके 2 बच्चे हो चुके थे वैसे तो, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग से ही इसकी जिंदगी बहुत ज़्यादा दिक्कतों में रही है, डिप्रेशन में जा चुकी थी और इसी डिप्रेशन को दूर भगाने के लिए बहुत ज़्यादा कोकेन ले रही थी, माल फूक रही थी, सारा दिन नशे में भंड रहती। और उसी वजह से यहाँ उसको जो भी पार्टनर मिल रहे थे यानी कि जो भी उसके बॉयफ्रेंड वगैरह होते थे उनके साथ अगर ये प्रेग्नेंट हो जाती तो यहाँ उसके वो बच्चे भी मिसकैरेज हो रहे थे और इसकी वजह से यहाँ शीला से कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं था। खैर यहाँ जिसने शादी करी उससे यहाँ शीला के 2 बच्चे पैदा भी हुए, लेकिन वो आदमी शीला के अलावा कहीं और भी उसका रिलेशनशिप चल रहा था, जिसके बाद शीला ने उसे वहीं छोड़ दिया और वो अपना तामझाम उठाकर अपने दोनों बच्चों को उठाकर इस घर में वापस अपने आ चुकी थी, यानी कि मायके में आ चुकी थी अपने माता पिता के साथ रहने के लिए। तब पुलिस वालों ने यहाँ शीला के इस कांड के पीछे का मोटिव निकालना शुरू किया कि आखिर क्यों यहाँ शीला अपने इस पूरे परिवार को इतनी बेरहमी से निपटा देगी, अपने दोनों बच्चों को भी निपटा देगी, क्या मोटिव रहा होगा। तब यहाँ पुलिस वालों को पता चला कि शीला का अपनी माँ यानी कि जून मांबा के साथ बिल्कुल भी अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे, क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों पहले ही शीला की माँ ने शीला को घर के पास ही एक और लड़के के घर पर बाहर गार्डन में शीला को लेटे हुए देखा, वो भी बिल्कुल बिना कपड़ों के। जैसे ही यहाँ शीला की माँ ने शीला को इस हालत में देखा वो उसके ऊपर टूट पड़ी, तुम यहाँ मेरे परिवार की हो ही नहीं सकती, तुम यहाँ से भी चली जाओ। उसके बाद से ही यहाँ शीला और शीला की माँ के रिलेशनशिप आपस में बिगड़ चुके थे और अब दोनों एक दूसरे से खार खाकर बैठे हुए थे। तब यहाँ धीरे धीरे जिंदगी लाइन पर आ रही थी। सभी रिश्तेदार जो थे जून मामा के या फिर नेवल मामा के, वो जेरेमी से मिलने के लिए अब यहाँ व्हाइट हाउस फार्म के ऊपर आ रहे थे और सभी उनके साथ थोड़े थोड़े दिन बिता रहे थे ताकि यहाँ जेरेमी को अच्छा लग सके, उसको परिवार जाने का थोड़ा दुख जो है वो कम हो सके और उसका इस मुश्किल खड़े में हम साथ निभा सके। बहुत सारे उसके रिश्तेदार, कजन, दोस्त वगैरह काफी सारे आए हुए थे और सभी इस घर के अंदर ही रुके हुए थे। यहाँ जेरेमी ने सबको बोल दिया था कि अगर किसी को भी किसी भी चीज के ऊपर खून लगा हुआ दिखाई दे तो वो तुरंत उस चीज को उठाकर घर से बाहर फेंक के आए या फिर उसको घर के बाहर जल रही आग में जला दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि घर के अंदर कुछ भी ऐसी चीज रहे जिससे यहाँ ये घर अपवित्र लगे या फिर इसके अंदर कुछ भी उनकी आत्मा वगैरह इसके अंदर प्रवेश कर सके। सभी यहाँ इस काम के ऊपर जुट चुके थे। अगर उनको कुछ भी घर के अंदर दिखता है, कारपेट वगैरह या फिर दीवारों के ऊपर पेंट वगैरह, उसको तुरंत उखाड़ देते और जाकर बाहर फेंक कर आते। और इन्हीं रिश्तेदारों के बीच यहाँ जेरेमी का एक कजन जिसका नाम डेविड था वो भी आया हुआ था और वो भी यहाँ घर के अंदर ऐसी चीजें ढूंढ रहा था जिसके ऊपर अगर खून लगा हुआ हो तो वो तुरंत ही उस चीज को जाकर बाहर फेंक कर आए। और तभी यहाँ उसको इस ढूंढने की आग में वो जो सीढ़ियां थी जो कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जा रही थी, उन सीढ़ियों के नीचे कुछ डब्बे रखे हुए थे और उन डब्बों के पीछे यहाँ डेविड को एक गन का साइलेंसर मिला। जी हाँ, एक राइफल का साइलेंसर वहां पर पड़ा हुआ था और जैसे ही डेविड ने उस साइलेंसर को उठाकर देखा तो वो भी हैरान
कि आखिर ये साइलेंसर यहाँ पर क्या कर रहा है। उसने तुरंत यहाँ चुपके से साइलेंसर को अपनी जेब में डाला और उस घर से बाहर निकल गया। उसने घर में किसी को नहीं बताया, जेरेमी को भी नहीं बताया और सीधा ही वहाँ की पुलिस के पास पहुँच गया और वहाँ जाकर टेबल के नीचे से पुलिस वालों को वो साइलेंसर दे दिया और कहा कि जनाब, मुझे घर में मिला है और इसके ऊपर खून लगा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर आपके सामने ये लेकर आया हूँ, अगर आपके कुछ काम का हो तो। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि साइलेंसर आखिर क्या होता है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि साइलेंसर वो चीज़ है जो कि हम राइफल के आगे लगाते हैं, जिससे गोली चलाने पर जो आवाज़ निकलती है वो यहाँ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, दब जाती है, वो आवाज़ दूर दूर तक नहीं जा पाती। वो आवाज़ को दबाने के लिए यहाँ साइलेंसर का इस्तेमाल राइफल के आगे या फिर किसी भी गन के आगे किया जाता है। लेकिन यहाँ इस साइलेंसर को देखकर पुलिस वाले बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि यहाँ स्पेशली इसके ऊपर खून लगा हुआ था। अब यहाँ मैं क्योंकि बात कर रहा हूँ 1985 की, तो उस टाइम पर यहाँ DNA की टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। किसी को भी नहीं पता था कि ब्लड का मैच वगैरह कैसे करते हैं। सिर्फ यहाँ तब तक साइंस को पता लगा था कि ब्लड के अंदर ग्रुप्स होते हैं, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव वगैरह, ये सब कुछ जो आपको पता है। लेकिन यहाँ कोई भी DNA वगैरह जांच नहीं कर सकता था। खैर, यहाँ पुलिस वालों ने सोचा कि क्यों ना हम ये जो खून लगा हुआ है इस साइलेंसर के ऊपर हम चेक करें कि आखिर ये खून किसका है। तब यहाँ पुलिस वालों ने उस साइलेंसर को सैंपल के लिए फोरेंसिक्स में भेज दिया और फोरेंसिक्स वालों ने बताया कि इस साइलेंसर के ऊपर जो खून लगा हुआ है वो किसी A पॉजिटिव वाले बंदे का है, यानी कि इस खून का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव था। और इस घर के अंदर रहने वाले सभी लोगों में से सिर्फ एक ही व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव था। जी हाँ, किसी और का नहीं बल्कि शीला का। पुलिस वाले भी इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान कि शीला का ब्लड ग्रुप इस साइलेंसर के ऊपर कैसे आ गया। जैसे ये बात पुलिस वालों को पता लगी, पुलिस वालों के कान अच्छे से खड़े हो गए। सभी के सभी जो केस प्रोफाइलर होते हैं, जो कि केस की एक प्रोफाइल बनाते हैं कि आखिर इस केस के अंदर क्या हुआ होगा, वो यहाँ इस पुलिस स्टेशन के अंदर इकट्ठा हुए और सोचने लगे कि आखिर यहाँ क्या भसड़ मची हुई थी। क्योंकि आप यहाँ खुद सोच कर देखिए, साइलेंसर के ऊपर शीला का ब्लड ग्रुप लगा हुआ था। अगर यहाँ शीला ने पूरे परिवार को मारा है, ये बात मान ली हमने कि शीला ने सबसे पहले अपने पिता को मारा, फिर अपनी माँ को मारा, अपने दोनों बच्चों को मारा और एंड में जाकर 2 बार गोलियां उसने अपने आप को मार ली। लेकिन ये पॉसिबल कैसे था? अगर यहाँ उसने अपने आप के ऊपर गोली चलाई तो वो साइलेंसर वहां से उठकर, उसके कमरे से उठकर नीचे कैसे आया और एंड में जाकर ये सीढ़ियों के नीचे कैसे पहुंच गया? दूसरा, अब आप कह सकते हैं कि उसने पूरे परिवार को तो साइलेंसर लगाकर राइफल से मारा और जब खुद की बारी आई तो यहाँ उसने साइलेंसर पहले ही नीचे निकाल दिया होगा और बाद में ले जाकर 2 गोलियां अपने ऊपर मार ली होगी। लेकिन यहाँ जब पुलिस वालों ने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से पूछा कि क्या किसी ने रात को गोलियां चलने की आवाज सुनी, तो सभी ने मना कर दिया। कम से कम यहाँ 2 गोलियां चलने की तो आवाज सुनाई देनी चाहिए थी जो शीला ने खुद को मारी थी। तो इसका मतलब यहाँ क्या था? जरूर यहाँ कोई और बंदा शामिल था जिसने पूरा कांड बैठाया। शीला, जहां अभी तक हम जिसको आरोपी मान रहे थे, वो खुद यहां पर विक्टिम थी। सबसे पहले उस व्यक्ति ने इस पूरे परिवार का कांड बैठाया और एंड में ले जाकर शीला का कांड बैठाने से पहले उसने शीला को मारने के बाद राइफल के साइलेंसर को खोला। और साइलेंसर को इसलिए खोला गया था ताकि इस राइफल की हाइट जो थी वो इतनी कम हो जाए, क्योंकि यहाँ आप खुद सोच कर देखिए, शीला भी छोटी सी ही थी, उसके हाथ इतने लंबे नहीं थे कि वो साइलेंसर लगी हुई राइफल से खुद को गोली मार सके, वो भी गले के ऊपर। यहाँ एक और बात थी जो पुलिस वालों को स्टार्टिंग से ही इस केस में खटक रही थी, और वो ये कि कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग व्यक्ति क्यों ना हो, मान लिया हमने कि शीला ने यहाँ इस पूरे परिवार को पहले मारा और बाद में जाकर खुद को भी मार लिया, लेकिन यहाँ कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो सुसाइड कर रहा है तो वो खुद को हद से हद एक ही गोली मार पाएगा, क्योंकि यहाँ दूसरी गोली में तो उसको होश ही नहीं होगा, उसकी जान निकल रही होगी उसके शरीर से, उसके शरीर के अंदर भयंकर दर्द हो रहा होगा, खून यहाँ उसके शरीर से निकले जा रहा होगा, तो वो कैसे समय रहते निशाना लगाकर दूसरी गोली भी अपने आप को मार सकता है। लोग यहाँ पहली मारने में ही डरते हैं और यहाँ शीला को 2-2 गोलियां लगी हुई थी, तो ये कैसे हो सकता था कि कोई व्यक्ति मरने से पहले अपने आप को एक और गोली मार ले? तब यहाँ पुलिस वालों ने सोचा कि क्यों ना हम एक बार फिर से क्राइम सीन की फोटोज को देखते हैं, और अब अलग अलग पुलिस वाले अलग अलग फोटोज को देख रहे थे। तब यहाँ सभी ने मिलकर इस बात के ऊपर नोटिस किया कि जो शीला की लाश उनको मिली थी और उसके जो पैर थे वो बिल्कुल क्लीन थे, जबकि मैंने आपको पहले बताया कि ये घर ब्लड बाथ कर चुका था, इसका जो फर्श था उसके ऊपर हर जगह खून ही खून मौजूद था। तो अगर यहाँ शीला ने पूरा कांड बैठाया था तो उसके पैर साफ कैसे थे? उसने यहाँ नीचे अपने पिता के साथ भी लड़ाई करी होगी, उनको भी यहाँ डिफेंसिव वुंड से साफ पता लग रहा था कि यहाँ नेवल मामा ने अपने आप को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है और उस चक्कर में उनका खून भी निकला है। और अगर निकला है
तो शीला के पैरों के ऊपर भी तो लगना चाहिए था। वो नीचे उनके साथ लड़ रही थी, कहीं तो उसके शरीर पर लगे, लेकिन यहाँ कहीं भी शीला के शरीर के ऊपर अपने पिता का खून नहीं था। तो यहाँ इससे ये साफ हो जाता है कि शीला को उसके कमरे के अंदर जस्ट उठाकर सामने से शॉट कर दिया गया, उसके गले के ऊपर 2 बार गोलियां मारी गई और वो वहीं मर गई, नीचे गिर गई। जिसके बाद यहाँ पर किलर ने उस साइलेंसर को निकाला, शीला के हाथ में वो राइफल थमाई और उस साइलेंसर को लेकर नीचे आया होगा और यहाँ नीचे आकर उन डब्बों के पीछे वो फेंक कर इस घर से बाहर निकल गया। तब यहाँ पुलिस वालों ने जेरेमी से इसके बारे में पूछना शुरू कर दिया और जेरेमी ने सभी चीजों से हाथ जोड़ लिए कि नहीं जनाब, मुझे नहीं पता, मुझे बख्शो, मुझे छुट्टी दे दो, मुझे घर जाने दो। तब यहाँ पुलिस वालों ने जेरेमी के ऊपर ही नज़र रखनी शुरू कर दी और तब यहाँ पुलिस वालों को इसकी खोजबीन में पता लगा कि यहाँ जेरेमी बहुत लालची किस्म का इंसान है। ये स्टार्टिंग से ही इस परिवार की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर नज़र रखे आया हुआ था। इस परिवार के पास यहाँ यानी कि नेवल मांबा के पास 300 एकड़ के आसपास ज़मीन थी, लंदन के अंदर घर था, वो किराए के ऊपर दिया हुआ था। वो घर तो यहाँ असल में पैसे छापने की मशीन ही थी और इन सभी चीज़ों को बहुत लंबे टाइम से जेरेमी अपने नाम करवाना चाह रहा था, लेकिन अभी उसके पिता जिंदा थे यानी कि नेवल मांबा जिंदा थे, तो वो किसी को भी अभी नहीं देना चाह रहे थे। तब यहाँ पर जेरेमी को ये भी पता लग चुका था कि ये जो हिस्सा बटेगा ये इस घर में अकेला नहीं होगा जिसको ये सब कुछ मिलेगा, ये हिस्सा उसकी बहन शीला के साथ भी बटेगा और अब तो उसके 2 बच्चे भी हो चुके हैं, तो यहाँ ये 2 बच्चे भी अब तो हिस्से की डिमांड करेंगे। पुलिस वालों को यहाँ ये मोटिव समझ में आ गया कि हो सकता है यहाँ जेरेमी ने ही ये पूरा कांड बैठाया हो, ये सारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, सारा पैसा अपने माता पिता का हड़पने के लिए। लेकिन पुलिस वालों के पास सिर्फ एक थ्योरी थी, कोई भी एविडेंस नहीं था जो इस बात को प्रूव कर सके। तब यहाँ पुलिस वालों ने उस अंतिम संस्कार की फुटेजेस को देखना चाहा कि आखिर यहाँ पर कौन कौन व्यक्ति इस अंतिम संस्कार में शामिल था इन 5 के, और कौन व्यक्ति कैसा बिहेव कर रहा था। तब यहाँ पुलिस वालों की सबसे पहली तो नज़र ऑब्वियसली यहाँ जेरेमी मांबा के ऊपर ही थी, क्योंकि यही तो घर का मेन मेंबर अब रह चुका था। और जब पुलिस वालों ने इसको गहनता से नोटिस किया तो उनको ये पता लगा कि जब भी कोई कैमरा इसके सामने आता है तो ये आगे आकर रोने लग जाता है, और जब भी कोई व्यक्ति इससे मिलता है तो भी ये रोने लग जाता है। जब पुलिस वाले इसके पास आते हैं अंतिम संस्कार के अंदर इसको संवेदनाएं देने के लिए, तब भी ये रोने लग जाता है। लेकिन बाकी के टाइम पर ये बिल्कुल शांत खड़ा है, बिल्कुल चुप खड़ा है, ये बस फुटेज चाह रहा था। मतलब कि अगर कोई कैमरा उसे देखे तो बस रोना शुरू कर देना है, ताकि सबूत सिर्फ ये कहें कि उसको अपने परिवार के जाने का दुख है। लेकिन वो ये भूल गया था बेवकूफ आदमी कि कैमरे और भी लगे हुए हैं, वो एक कैमरा से बच लेगा, 2 से बच लेगा, 3-4 से थोड़ी ना बच पाएगा। वो अलग अलग एंगल से उसे शूट कर रहे थे और क्या पता कब कौन सा कैमरा उसे देख रहा हो। जिस दिन ये अंतिम संस्कार हुआ था उसी रात को यहाँ पर जेरेमी अपने दोस्तों के साथ बार वगैरह में जाकर दारू पी रहा था, पार्टीज कर रहा था। सोचकर देखिए यहाँ उसका परिवार पूरा खत्म हो चुका है और वो बाबूजी यहाँ पर रात को बैठकर दारू पी रहा है, नशे पते फूंक रहा है। और क्योंकि यहाँ उसके शरीर के अंदर खून में नशा पता घुल चुका था तो ऑब्वियसली बातें तो निकलनी ही थी, और उसने यहाँ अपने आप को कंट्रोल में करते हुए कुछ लाइंस अपने दोस्तों के आगे बोली भी। वो बार बार कह रहा था कि अब देखना मैं कैसे चीजों को कंट्रोल करूंगा, अब सब कुछ मेरे हाथ में होगा, हवा मेरे हिसाब से चलेगी। ऐसी ऐसी बातें यहाँ वो अपने दोस्तों को बोल रहा था, लेकिन क्लियर कट अभी भी उसने कुछ नहीं बताया। खैर यहाँ कुछ दिन और बीत चुके थे और अब फाइनली पुलिस वालों के पास अब उस साइलेंसर की फोरेंसिक रिपोर्ट्स आ चुकी थी कि आखिर यहाँ पर खून वो किसका था, वो तो पहले ही पुलिस वालों को पता लग चुका था। और साथ ही यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट्स भी आ चुकी थी कि आखिर इस साइलेंसर के ऊपर किस किस के निशान लगे हुए हैं। तब यहाँ पुलिस वालों के सामने 2 नाम आए जिन व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट्स इस साइलेंसर के ऊपर मौजूद थे, और वो 2 व्यक्ति थे, पहली शीला और दूसरा जेरेमी मांबा। जी हाँ, ये चीज देखते ही पुलिस वाले बिल्कुल श्योर हो गए कि यहाँ जेरेमी ने ही ये कांड बैठाया है। पुलिस वाले सीधा उसके पास गए, उसको झप कर लेकर आए और आते ही यहाँ उसको इंटेरोगेशन रूम के अंदर बैठाकर पूछताछ करने लगे कि हाँ भाई बता अब तेरे को क्या बीमारी है। लेकिन यहाँ पर इससे पहले कि वो बोल पाता उसने यहाँ पुलिस वालों से पूछा कि जनाब आप मेरे को उठाकर क्यों लाए हो। तब यहाँ पुलिस वालों ने बताया कि देखिए साइलेंसर, इसके ऊपर तेरे निशान मिले हैं। जेरेमी भी यहाँ बहुत तेज आदमी था, उसने यहाँ पुलिस वालों से पूछा कि जनाब ये साइलेंसर मेरा है, वो गन जिससे पूरा कांड बैठाया गया था वो गन भी मेरी है, अब मेरी चीज के ऊपर मेरे निशान नहीं होंगे तो क्या आपके होंगे। ये बात सुनते ही पुलिस वाले भी हैरान किए, जो गन है वो तेरी थी जिससे यहाँ शीला ने पूरा कांड बैठाया था। उसने कहा हाँ जनाब, मेरी गन मेरे रूम में, मेरा भी उस घर में रूम है, तो उस घर में टंगी हुई थी और शीला ने पीछे से उठाया और पूरा कांड बैठा दिया। उस टाइम पर मैं घर में नहीं था, वरना मैं भी आज आपके सामने नहीं बैठा होता। इसकी चीज के ऊपर इसके ही फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे और किसी के थोड़ी ना मिलेंगे। तब यहाँ पुलिस वालों को मजबूरन जेरेमी मांबा को छोड़ना पड़ा और वो
निकल गया पुलिस स्टेशन से, जबकि पुलिस वालों को पक्का विश्वास था कि जेरेमी में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बस हमें कोई सबूत नहीं मिल रहे। अगर सबूत मिल जाए तो इस बाबूजी को अभी झप कर ले आएं और इसकी अच्छे से सेवा करें। लेकिन तब यहाँ पुलिस वालों के पास एक और कॉल आई, और अब की बार कॉल करने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि जेरेमी मांबा की गर्लफ्रेंड ही थी। जी हाँ, उसने कॉल करते ही तुरंत पुलिस वालों को कहा कि जनाब, पहले जेरेमी मांबा मेरा बॉयफ्रेंड हुआ करता था और अब मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो चुका है, और इसी ब्रेकअप के बाद मैं आपके सामने कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। पुलिस वालों ने कहा, हाँ बता, क्या हुआ है। उसने कहा कि जनाब, ये पिछले बहुत लंबे टाइम से अपने परिवार वालों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। मैं सालों से इसकी गर्लफ्रेंड रही हूँ और पिछले बहुत लंबे टाइम से मुझे बोलता आ रहा था कि एक ना एक दिन मैं अपने परिवार को निपटा दूंगा, मुझे सारा का सारा पैसा चाहिए है उनका, और ये निपटाने के बाद मैं तुमसे शादी वादी कर लूँगा और सब कुछ हम परफेक्ट सेटल हो जाएंगे। लेकिन अब उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया है, तो मैं आपके सामने सब चीज़ें बता रही हूँ। पुलिस वालों ने ज़्यादा उसकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया, क्योंकि यहाँ हो सकता है लड़की झूठ भी बोल रही हो अपने बॉयफ्रेंड से सिर्फ बदला लेने के लिए, क्योंकि उसके साथ ब्रेकअप हो चुका है और हो सकता है वो उसके ऊपर रिवेंज ले रही हो। लेकिन यहाँ उसी लड़की ने पुलिस वालों को ये भी बताया कि जिस दिन ये पूरा कांड हुआ था उस दिन सुबह सुबह मैंने यहाँ जेरेमी से जब बात करी थी कॉल के ऊपर, तो वो मुझे बोल रहा था कि या तो आज या फिर कभी नहीं। अब मैं भी उससे बार बार पूछ रही थी कि आज या फिर कभी नहीं का मतलब क्या है, तुम क्या करने वाले हो। लेकिन यहाँ जेरेमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं बताया कि आखिर वो क्या करने वाला है। ये बात जब पुलिस वालों ने सुनी तो पुलिस वालों को लगा कि शायद यहाँ इसकी बातों में दम हो सकता है, क्योंकि यहाँ उनको भी शक है कि जेरेमी ने ही ये सारा कांड बैठाया हो। दूसरा तो यहाँ कोई बंदा है ही नहीं जिसके पास कोई मोटिव हो। और तब श्योरिटी मिली इसी लड़की से पुलिस वालों को, क्योंकि यहाँ उसने उस खिड़की के बारे में जिक्र किया, जो कि खिड़की इस पूरे घर की नीचे वाले फ्लोर पर खुली हुई थी, जिससे पुलिस वालों ने एंट्री करी थी अंदर का तामझाम देखने के लिए। तब यहाँ पुलिस वालों ने उसे पूछा कि हाँ बता, क्या बताना चाहती है तू उस खिड़की के बारे में। उसने कहा कि जनाब, मैं और जेरेमी यहाँ इस खिड़की के सहारे ही रातों को मिला करते थे। अगर मुझे यहाँ मिलना होता था तो मैं उसके घर पर चली जाती थी इसी खिड़की के सहारे, जिस खिड़की से आप अंदर घुसे होंगे रात को, क्योंकि यहाँ हमें पता था कि पूरे ग्राउंड फ्लोर में गेट दरवाजा सब बंद हो जाते हैं, तब ये खिड़की अच्छे से बंद नहीं हो पाती, और जेरेमी को अच्छे से पता था कि सिर्फ यही खिड़की है जिससे वो अंदर बाहर आ जा सकता है। पुलिस वालों ने ये चीज़ पहले नोटिस क्यों नहीं करी, क्यों नहीं उन्होंने देखा कि आखिर इस खिड़की के अंदर क्या बीमारी थी। ऑब्वियसली ये बात तो किसी घर के मेंबर को ही पता होगी कि इस खिड़की में खराबी है और वो इस खिड़की से अंदर बाहर आ जा सकता है। तकरीबन 1 महीना बीत चुका था इस कांड को हुए, और तब जाकर पुलिस वालों ने एक बार फिर से जेरेमी मेम्बा को झप लिया और उसे उठाकर पुलिस स्टेशन वापस लेकर आए। अब वो पूछने लगा कि जनाब, अब मेरे को क्यों उठाया है। तब यहाँ पुलिस वालों से पूछने लग गए कि तुमको इस खिड़की के बारे में कैसे पता था, और जो भी है हमें सच सच बता दो सब कुछ, क्योंकि यहाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। जेरेमी ने जैसे अपनी गर्लफ्रेंड का नाम सुना वो पूरी तरह से बौखला गया और कहने लगा कि जनाब, आप उसकी बिल्कुल मत सुनिएगा, वो झूठी है, मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है, तो वो मुझसे बदला लेने के लिए सब कुछ बता रही है। तब यहाँ पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है, हम उसकी नहीं सुन रहे, लेकिन हमारे जो माइंड में है उसका तो आंसर दे दे। लेकिन अब क्योंकि पुलिस वालों के पास फिर से कोई सबूत नहीं था इस जेरेमी के खिलाफ, तो वो इसको अपने पास पुलिस स्टेशन में 3 दिनों से ज़्यादा रख नहीं सकते थे, और 3 दिनों बाद मजबूरन पुलिस वालों को ये जेरेमी छोड़ना पड़ा। वो भी यहाँ बहुत भारी दिल से इसको छोड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि यही तो व्यक्ति है जिसने इन 5 लोगों का मर्डर किया है, अपने पूरे परिवार का मर्डर किया है, और हम उसे कितनी आसानी से पुलिस स्टेशन से बाहर जाने दे रहे हैं। लेकिन करे तो क्या करें, कोई एविडेंस ही नहीं था। जैसे ये पुलिस स्टेशन से छूटा, ये बावजूद तो सीधा फ्रांस चला गया, और फ्रांस जाकर ये आराम से हॉलीडे सेलिब्रेट कर रहा था, अपनी वेकेशन सेलिब्रेट कर रहा था, जबकि पीछे यहाँ पुलिस वाले इसकी कुंडली खंगालने में लगे हुए थे। इससे रिलेटेड हर बंदे से यहाँ पूछताछ की गई कि ये बचपन से लेकर अब तक कैसा था। तब यहाँ पुलिस वालों को पता लगा कि ये तो जब से गोद लिया गया था तब से ही यहाँ दिक्कतें करता रहा था इस पूरे परिवार के अंदर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जेरेमी मांबा नेवल मांबा और जून मांबा के द्वारा गोद लिया गया था, क्योंकि यहाँ नेवल और जून के खुद के बच्चे नहीं हो सकते थे, तो मजबूरन यहाँ उनको गोद लेना पड़ा। अब जैसे ये गोद लिया, उन्होंने शीला को भी गोद लिया था। जी हाँ, वही शीला जिसके यहाँ 2 बच्चे हो चुके थे, उस शीला को भी यहाँ गोद लिया हुआ था। और यहाँ ये मूर्ख इस इतने बढ़िया परिवार के अंदर गोद लिए जाने के बाद भी ये जेरेमी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। जब इसको गोद लिया गया था तब ये बिल्कुल
छोटा सा ही था, 4-5 साल का, तब भी यहाँ ये छोटी मोटी चोरियां कर रहा था। और अब यहाँ जब यहाँ इतने बढ़िया परिवार के अंदर वो आ चुका है, तब भी यहाँ इसने अपनी टुच्ची हरकतें नहीं छोड़ी। इस परिवार में रहते हुए भी वो जब मार्केट में जाता तब वहां से कोई ना कोई सामान उठा लेता और तब यहाँ इसके माँ बाप उसे डांटते, जिसका सामान उठाया है ओब्वियसली वो भी डांटते। यहाँ अपने माँ बाप को वो हर जगह शर्मिंदगी महसूस करवा रहा था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ उसको यहाँ थोड़ी बहुत समझ आई और उसके बाद उसने काम छोड़ दिया। लेकिन यहाँ शीला वो यहाँ अपने अंदर मानसिक संतुलन खो बैठी थी अपना, और उसी वजह से यहाँ वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। अब यहाँ पुलिस वालों ने इसके खिलाफ एक ग्राउंड बना लिया था और जैसे ही अपनी हॉलीडेज बनाकर वैकेशंस काट कर फ्रांस से वापस यहाँ अपने घर पर लौटा तो पुलिस वालों ने इसे एयरपोर्ट पर ही झप लिया और झपते ही सीधा अरेस्ट किया गया अब की बार, और अरेस्ट करते ही इसे जेल में भी डाल दिया गया। और अक्टूबर 1986 में यहाँ इसका पहला ट्रायल स्टार्ट किया गया, जिसके अंदर ये पहली बार प्लीडिंग नॉट गिल्टी होने वाला था। और यहाँ पुलिस ने फाइनली एक स्टोरी अदालत के सामने रखी कि आखिर यहाँ पर एक कांड कैसे बैठाया गया। जी हाँ, पुलिस वालों ने अब यहाँ छोटे छोटे सबूत इकट्ठा कर लिए थे और उन सबूतों के आधार पर ही स्टोरी बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि रात के टाइम पर यहाँ तकरीबन 1 बजे के आसपास 6 अगस्त की जेरेमी अपनी साइकिल उठाकर अपने दूसरे घर से यहाँ व्हाइट हाउस फार्म के पास निकला और उसने अपनी राइफल अपने साथ इस टाइम पर ले रखी थी। और जैसे ही उसको पता था कि ये खिड़की आराम से खुल जाएगी, उसने उस खिड़की को खोला और वो उस राइफल को लेकर अंदर इस घर के अंदर घुसा, क्योंकि यहाँ पर उस घर के अंदर जैसे वो घुस रहा था, खिड़की के नीचे जो दीवार होती है उस दीवार के ऊपर निशान थे रगड़ खाने के, और रगड़ खाने के बाद जो पेंट वहां से उतरा था वो रेड कलर का, और सेम वही रेड कलर का पेंट यहाँ उस राइफल के ऊपर भी मिला था। जिसका मतलब साफ ये था कि जब इस राइफल को घर के अंदर लेकर आया जा रहा था तब यहाँ वो दीवार के ऊपर रगड़ खा गई होगी और रगड़ खाने के बाद वो पेंट इसके ऊपर लग गया। और जैसे ही यहाँ जेरेमी घर के अंदर घुसा वो सबसे पहले अपने माता पिता के कमरे में गया और वहां जाकर उसने सबसे पहले अपनी माँ को उठाकर बाहर बुलाया, और बाहर बुलाकर उसने सीधा ही अपनी माँ को क्लोज रेंज से बिल्कुल गोली मार दी। लेकिन यहाँ साइलेंसर लगा हुआ था तो गोली की आवाज बहुत थोड़ी सुनाई दी थी, और उस गोली की आवाज से उसके साइड में सोए हुए नेवल मांबा उठ गए, और जैसे ही वो बाहर आए उन्होंने देखा कि जेरेमी ने अपनी माँ का मर्डर कर दिया है। वो उसके ऊपर टूट पड़े और यहाँ इन दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ गई। अब क्योंकि यहाँ नेवल मांबा की उम्र हो चुकी थी और यहाँ ये जेरेमी बहुत जवान था, तो ये अपने पिता के ऊपर हावी हो गया और दोनों लड़ते हुए नीचे की तरफ आए। और यहाँ जेरेमी ने फिर से अपनी बंदूक उठाकर 6 बार गोलियां यहाँ उनके चेहरे में मारी और 2 गोलियां यहाँ उनकी छाती में। टोटल 8 गोलियां यहाँ पर नेवल मांबा को लगी हुई थी, लेकिन यहाँ उन्होंने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करी। नेवल मांबा को मारने के बाद ये बंदा फिर से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद इसने पहले कमरे में सोए हुए दोनों बच्चों को निपटाया, और दोनों बच्चों को निपटाने के बाद वो सीधा ही शीला वाले कमरे में गया। शीला को उठाया और उठाते ही उसके भी गले में 2 बार गोलियां मार डाली। गोलियां मारने के बाद उसने गन का साइलेंसर उतारा। साइलेंसर इसलिए उतारा ताकि ये लगे कि यहाँ शीला ने खुद को मारा है, क्योंकि यहाँ वो साइलेंसर उतार देगा तो गन की जो हाइट है लेंथ है वो छोटी हो जाएगी। साइलेंसर उतारने के बाद वो नीचे की तरफ आया और उसने उस साइलेंसर को नीचे ही फेंक दिया और जस्ट घर से बाहर निकल गया और पुलिस वालों को फोन कर दिया। तब यहाँ पुलिस वालों के पास एक और बहुत ज़्यादा सॉलिड एलाबाई थी इस जेरेमी मांबा के खिलाफ ये पूरा केस साबित करने के लिए। वो ये कि आप खुद सोच कर देखिए, आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप सीधा पुलिस को फ़ोन करेंगे, 100 नंबर पर डायल करेंगे। हमारे यहाँ हरियाणा में 112 नंबर चलता है, बस एक कॉल दूर। उनकी ये पंच लाइन भी है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पर 112 डायल करूँगा या फिर किसी को करने के लिए कहूँगा। लेकिन यहाँ ये जेरेमी मांबा बजाय वहाँ के पुलिस हेल्पलाइन कॉल नंबर यानी कि 999 वहाँ का पुलिस हेल्पलाइन कॉल नंबर है, उस 999 को डायल करने की बजाय इसने सबसे पहले अपनी फोन लिस्ट में पुलिस वालों के नंबर सर्च करे जो जो इसके पास थे, और तब यहाँ पर इसने एक नंबर को मैनुअली सर्च करके उस नंबर के ऊपर डायल किया कि यहाँ ऐसे ऐसे मेरे पिता के साथ ये हो रहा है, मेरी बहन यहाँ पर सबको मारने की कोशिश कर रही है। आप खुद सोच कर देखिए कि यहाँ अगर वो बहुत ज़्यादा जल्दी में था, उसको अपना परिवार बचाना था, तो वो बजाय फ़ोन नंबर सर्च करने के वो सीधा ही यहाँ पर 999 भी डायल कर सकता था। इसके अलावा यहाँ पुलिस वालों ने ये भी बताया कि जब वो रात को यहाँ इस घर के ऊपर पहुंचने वाले थे, क्योंकि यहाँ जेरेमी मांबा भी दूसरे घर में था और उनको भी यहाँ इस घर से ही होते हुए व्हाइट हाउस फार्म तक पहुंचना था, तो यहाँ उनको रास्ते में जेरेमी मांबा अपनी गाड़ी लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। अब क्योंकि यहाँ जेरेमी मांबा का तो पूरा परिवार
यहाँ दिक्कत में है तो उसको गाड़ी तेज चलानी चाहिए, उसको सबको ओवरटेक करते हुए अपने घर पर पहुंचना चाहिए। लेकिन आप खुद सोच कर देखिए, यहाँ पुलिस वालों की सारी गाड़ियां यहाँ जेरेमी मांबा को ओवरटेक करते हुए आगे निकल ली और एंड में जाकर ये जेरेमी बाऊजी बनकर वहां पर पहुंचा था। खैर यहाँ पर अदालत ने जेरेमी मांबा को 5 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वो आज भी यहाँ पर इस जेल के अंदर बंद है और अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में आज वो जी रहा है। उसको यहाँ अपने परिवार की तरफ से कुछ मिला है नहीं मिला, ये मैं आज जानने की कोशिश करूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब परिवार ही नहीं रहा तो प्रॉपर्टी का क्या करेगा। खैर ये कहानी थी व्हाइट हाउस फार्म मैसाकर की, और बहुत ही दुख भरी कहानी थी कि कैसे लोग लालच में आकर अपना ही पूरा परिवार निपटा देते हैं। सोचकर देखिए, जिस परिवार ने इसको गोद लेकर उस गंद से बाहर निकालकर घर में रहने के लिए जगह दी, इसको पाला पोसा, और एंड में जाकर कुछ ना कुछ तो मिलता ही उसे इस प्रॉपर्टी के हिस्से में से। लेकिन इसको तो सारा कुछ चाहिए था, सारा कुछ हड़पना था। लेकिन क्या मिला एंड में? 5 लाइफ सेंटेंसेस। खैर अगर आपको यहाँ इस केस के बारे में कुछ भी बात करनी हो मुझसे तो मेरे इंस्टाग्राम पर आकर आप बात कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट युक्ता कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।